देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अप्रैल मई में कहा जा रहा है कि इस पे जो कार्रवाई शुरू होगी, एक्शन मोड में आएगी जम्मू कश्मीर की सरकार। इस पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरह से इस प्रोसेस को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एसआईआर के प्रोसेस को, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर संजीव वर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में हो रही है, कब से शुरू हो रही है और उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे होती है। और ये लगभग बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट होगा जब इसकी नोटिफाई की जाएगी, क्योंकि 20 साल के बाद ये दोबारा से ये इंटेंसिव एक्सरसाइज की जाएगी। हालांकि हर साल के शुरू में स्पेशल समरी रिवीजन की जाती है, और जैसे नाम बताता है इंटेंसिव और समरी, तो इंटेंसिव रिवीजन में डोर टू डोर सर्वे किया जाता है और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपने वोटर्स के साथ राबिता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज में इनमरेशन फॉर्म्स हर वोटर के, अगर आपका वोट बना है तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, अगर नहीं बना तो आप अप्लाई करेंगे अपना वोट बनाने में। तो एक किस्म से री रजिस्ट्रेशन की एक्सरसाइज है, मगर वो सोच के बिल्कुल इसमें आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमने पिछले चंद महीनों से लगभग अगस्त महीने के बाद से एक बड़ी इंटेंसिव प्रक्रिया प्री रिवीजन की शुरू की है, जिसमें कि बीएलओस टेबल टॉप के ऊपर अपने माने कि वो अपने ऑफिस में या जो उनका कार्यालय है डेजिग्नेटेड, वहाँ बैठ के या वोटर्स के बीच जाके सारे वोटर्स को देख रहे हैं जिनका नाम 2005 में और लेटेस्ट जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें नाम, उसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और जिनके नाम 2005 में और अभी लिस्ट में है तो वो बड़ी सहायता के साथ री रजिस्टर हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई नया वोटर है तो उनके पिताजी का माताजी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है 2005 में, तो वो भी बहुत सहायतापूर्ण वो एक्सरसाइज की जाएगी। और बहुत छोटा परसेंटेज है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ जिलों में 90% से ऊपर मैपिंग हो चुकी है। यानी कि वो वोटर्स जिनके नाम 2005 में थे या उनकी आगे की पीढ़ी, प्रोजनी वोटर जिनको बोले, जिनके वोट्स बाद में बने, तो या वो बन सकते हैं, उनकी वो एज आयु उन्होंने वो हासिल कर ली है, वो एलिजिबल हो गए हैं, तो 80 से 85% वो हमने मैपिंग कर ली है। जो 15% है उनमें भी चिंता आने की कोई हमें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई परेशानी रहेगी। तो जम्मू कश्मीर में हमारी एक्सरसाइज बड़ी सहायता के साथ, सुगमता के साथ, मैं पूर्ण यकीन हूँ कि एक्सरसाइज जो है ये तकमील तक पहुंचेगी, ये कल्मिनेट होगी, ये पूर्ण की जाएगी। और हमारा केंद्र जो है वो फोकस जो है वोटर है, ताकि वोटर को, हर वोटर जो एलिजिबल वोटर है वो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री shall not remain excluded from this intensive revision or getting his or her vote registered in the voter list, whatever is applicable to him or her. तो हमारा एक बहुत बड़ा अमला राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ईआरओज, एईआरओज, बीएलओज, सुपरवाइजर्स और तमाम तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो उसमें जुड़ेंगे। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक्सरसाइज पिछले चंद महीनों से हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल सर्वेइंग का काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि अप्रैल महीने में एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है कि एक प्रक्रिया नोटिफाई की जाएगी। हालांकि एसआईआर डिक्लेयर हो चुका है लेकिन नोटिफाई डेट्स नहीं हुई हैं, तो दैट इज अ सीमलेस प्रोसेस। और ये जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी है, या अभी वो बहुत सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही है, वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और बाकी देश के हिस्सों में फेज मैनर में, जैसे जम्मू कश्मीर और बाकी यूटीज और राज्यों में एक्सरसाइज जो है वो शुरू की जाएगी, नोटिफाई की जाएगी। सर इसमें क्या उद्देश्य है? हालांकि जो बाकी जगहों पे, और एसआईआर का उद्देश्य है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ उस स्टेट के या यूटी के हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए। और जो लोग बाहर से आए हैं, जिन्होंने फर्जी वोट मतलब वोटर लिस्टों में अपना नाम
दर्ज किया है उनको एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे भी एक रहता है कि यहाँ पे रोहिंग्यास हैं, बांग्लादेशीज हैं, उनके भी नाम वोटर लिस्टों में है, क्या उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी? समीर जी, आपके सवाल में जवाब है। एक पहलू है, लेकिन पूरा इशू वो नहीं है। जैसे आपने बोला फेक वोटर्स, डुप्लीकेशन भी होती है वोटर्स में। मान लो मेरा वोट है, अगर मेरा वोट है या आपका वोट है, आपने 2 जगह रजिस्टर कराया, कल आप हो सकता है कि अपने बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में कहीं और किसी राज्य में काम कर रहे हैं, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं या करते थे, और आपने किसी वजह से एक लंबा अरसा वहां बिताया या थोड़ा अरसा बिताया, आपको लगा कि मैं अपना वोट यहाँ बनाऊंगा और जो वहां की इलेक्शंस है मैं अपना वोट डालूंगा। बाद में आप यहाँ मूव कर गए दोबारा, और लगा कि मैं अब बहुत जल्दी वहां जाने वाला नहीं हूँ, मैं स्थायी रूप से लगभग काफी समय यहाँ निकालूंगा या मैं यहाँ पे रुकूंगा, मेरे इलेक्शन आने वाले हैं तो मैं अपना वोट यहीं बनाऊंगा। तो उसमें आपको अगर 2 वोट रखने का कोई हक नहीं है। आपको एक वोट बनाने के राइट है, लेकिन 2 वोट, डुप्लीकेट वोट जो है वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम कभी कभी उतना ध्यान नहीं देते, तो उस चीज को दुरुस्त करने में ये एक मौका रहता है कि आप पूरी जब इंटेंसिव रिवीजन चले और बीएलओज आपको अप्रोच करें तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दें। जैसे अब आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है कि हमारे मल्टीपल वोट्स नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा कि देश के काफी हिस्सों में जहां वोट हुई है वहां पे डिलीशन भी हुई है, क्योंकि रोल्स को प्यूरिफाई किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आप ये चाहेंगे कि वोटर लिस्ट में मल्टीपल नाम हो, यहां पर भी हो, दूसरे राज्य में भी हो, तो वो डिलीशन तो होगी ही। तो उस डिलीशन को पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए, न कि उसको एक नेगेटिविटी के दायरे में लाना चाहिए कि डिलीशन क्यों हुई। जो वोट नहीं है, डुप्लीकेट है, उसको तो काटना है। इसी तरह से जिन लोगों के वोट्स जो सिटीजन, क्योंकि मूलभूत जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, जो इसकी इंटाइटलमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वो वन हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो जो सिटीजन है ही नहीं, वो किसी भी देश का हो सकता है, उसको यहाँ पे वोट बनाने का कोई हक नहीं है। वो हक नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ए पर्सन हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उसी को चलते हुए हमारी जो वोटिंग की एलिजिबिलिटी है, इंटाइटलमेंट है, वो सिटीजनशिप उसका बेसिक फंडामेंटल एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसे वोट्स होंगे, हालांकि काफी वोट्स इस तरह के जो थे, चाहे डुप्लीकेट थे या फेक थे या नॉन एलिजिबल थे, उन पे कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने, खासकर जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने, उन्होंने इनको मनसूख किया है, इनको डिलीट किया है। और इस एक्सरसाइज में ऐसे जो वोट्स होंगे उनको भी डोर टू डोर कैंपेन में जब पता चलेगा, घर घर जाके जब पता चलेगा, मोहल्ले वार्ड में विजिट करके दूसरे लोग बताएंगे कि ऐसे वोट्स हैं, हो सकता है जो वोटर है उसको खुद ही मालूम ना हो, बाहर रहता हो, उसको खबर की जाएगी और उसके बाद कानून के जो दायरे में जो एलिजिबल वोटर है उसका वोट बनेगा। बाकी फिर पूरी वोटर लिस्ट जब ड्राफ्ट पब्लिश होगा फिर भी वोटर को पब्लिश की जाएगी, सबको जानकारी दी जाएगी, तो उसको हक है ऑब्जेक्शन डालने का। अगर उसका नाम नहीं है, नाम में गलती है, तो सब चीजों की ये बहुत जो प्रक्रिया वेल सीक्वेंस्ड होगी, वेल मैनेज्ड होगी और प्रोसीजर ड्रिवन होगी। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे किसी ने जो बाहर का है उसने फर्जी तौर पे वोटर लिस्ट में नाम डाला है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी डॉक्यूमेंट, तो आपकी क्या पास प्रक्रिया होगी इसमें कि उनको पूरी तरह से खंगाला जाए कि जो ये फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं सिटीजनशिप के, उनको भी खंगाला जाए पूरा? देखिए, अभी तक आप फेक वोट में पहले आपको क्वालिफाई करिए कि फेक वोट 2 तरीके से होते हैं। एक तो कि मैं सिटीजन हुई नहीं, हम फेक की बात करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि फेक का मतलब है कि वन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जो सिटीजन है वो वोट यहाँ बनाता है, उसके मल्टीपल वोट्स है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो सिटीजन है नहीं, उसको कोई भी वोट बनाने का हक नहीं है। और इस प्रक्रिया में चलते हुए पहले मैंने जब जिक्र किया कि अगर उसका या उसके माता पिता का वोट 2005 में था और कोई शिकायत करता है, फिर हम देखेंगे, ईआरओ देखेगा कि इसका वोट है और ये कैसे बना उस टाइम पे भी। नॉर्मली वोट उसके बाद लोगों ने जो बनाए, उसमें सिटीजनशिप एक्ट में जो है और उस पर जो तरमीम हुई है वो पूरा 87, 2004, 5
वो उसके डेडलाइंस हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें परखनी है, वो सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा जो अगर किसी का वोट माता पिता का वोट नहीं है और या वो ऐसी सस्पिशन में आता है, तो वहाँ पे हमारे 11 से 12 डॉक्यूमेंट जो अभी तक राज्यों में जो हुआ है या केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रक्रिया चल रही है उनमें वो नोटिफाई किए गए थे, वो सिंपल है। इसमें और उस टाइम की 87 की आपकी या उसके बाद उस टाइम की आपकी पिताजी की, या जो आप खुद पढ़ते थे तो आपकी स्कूल सर्टिफिकेट या आपका कोई ज़मीनी को लेके को कागज़ है, लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, या आपका सर्विस बुक है, या आपका कोई पास बुक है 87 में, वो डेट लाइन्स है वो पब्लिश कर दी जाएंगी, तो उनको ईआरओ देखेगा, ही विल कंसिडर देम, लेकिन उसकी सच्चाई को भी परखेगा कि क्या ये कहीं फर्जी तो नहीं है, ताकि और फिर वो उसकी लोकल इंक्वायरी चलती है, क्योंकि ये क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है। समरी ये कोई लंबा कोई वो नहीं है कि ये केस चलेगा, कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगी, लेकिन वो ईआरओ एक्ट्स एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज ए जज इन दैट केस। तो सारी चीज़ों को देख के अपने आप को आश्वस्त करके उसका वो निपटारा करेगा, उसको डिस्पोज करेगा। और ये पूरी प्रक्रिया इसे मैंने जैसे बताया वेरी साइंटिफिकली एविडेंस ड्रिवन है, प्रोसेस ड्रिवन है, और इसमें हर पहलू पे हम लोग गौर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत चंद वोट होंगे जिस तरह से आएंगे और उनको इस तरह सेटल किया जाएगा ताकि कोई भी गलत वोटर जो है वो वोटर लिस्ट में ना आए। सर ये जो प्रक्रिया है ऑब्वियसली एक इसमें काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो स्टाफ है उसको क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए जो स्टाफ है वो प्राइमरीली बीएलओ हमारे जो फंडामेंटल वर्कर्स हैं, कटिंग एज पे जो हैं, जो कि इस प्रोसेस को चलाते हैं। बाकी सुपरवाइजरी रोल हैं या ऑपरेशन रोल कम होता जाता है एज वी गो अप द लैडर। तो इसमें बीएलओ की लगभग 3 से ज़्यादा 4 ट्रेनिंग हो चुकी हैं। एक ट्रेनिंग जिला लेवल पे हुई, उसके अलावा कुछ बीएलओ हर जिले से दिल्ली गए थे। IIIDM जो कि इलेक्शन कमीशन का एक अलाइड इंस्टीट्यूट है, अपना इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे उनके मास्टर ट्रेनर बनाया गया। उसके अलावा नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर रहते हैं, स्टेट लेवल यूटी लेवल मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में भी हैं। उन्होंने जिलों में ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग के दौर चले डीसीज के द्वारा, ईआरओस के द्वारा, एआरओस के द्वारा। तो टुडे आवर बीएलओज आर फुली ट्रेन्ड। और बीएलओज भी जो हैं वो कोई आप समझ सकते हैं कि वो चंद हैं जो पोस्ट आउट हो जाते हैं, कभी तो हम नए लगाते हैं। पुराने लोग हैं जिनको काफ़ी तजुर्बा है ऐसी इस जॉब को लेके, इस ऑक्यूपेशन को लेके, और वो सक्षम है, वो पूरे सशक्त हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे बीएलओ जितने हैं वो वेल ट्रेंड हैं। वेल ट्रेंड है। सर एक और सवाल जो मेरा जुड़ेगा लास्ट में ही पूछूंगा कि अभी म्यूनिसिपल पोल्स हैं, बीडीसी डीडीसी पोल्स हैं और पंचायत पोल्स की भी चर्चाएं हैं। हालांकि ये काम तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस जो है उनको एक फीडबैक देता। तो आपकी तरफ से उनको क्या मदद दी जा रही है, किस तरह से आगे जब भी चुनाव हो तो वो सुचारू रूप से चुनाव हो, उसके लिए आपकी तरफ से उनको क्या क्या मदद दी जाएगी? देखिए आपने खुद ही बिल्कुल ठीक फरमाया कि एससी सेक जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है वो इन इलेक्शंस को उनकी देख रेख करते हैं, उनको और पूरा जो उसका प्रोसेस है उसको सुपरवाइज करते हैं। इनफैक्ट द मेन ड्राइवर फॉर होल्डिंग दिस इलेक्शंस एंड आफ्टर सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम दी डीईओज, डीसीज एंड अदर रिलेटेड ऑफिसर्स। और हमारा जो क्योंकि हम कमीशन के मतहत काम करते हैं, लेकिन कमीशन का हिदायत है कि मसलन कि इन इलेक्शंस में और सीईओ ऑफिस को भी ये एक मैं समझता हूँ कि ओवर द ईयर देयर इज ए लॉट ऑफ हार्मनी विच हैज गॉट डेवलप्ड, कि जो भी लोकल असिस्टेंस है, जो लॉजिस्टिक असिस्टेंस है, जो गाइडेंस है, हम लोग उनको देंगे। अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई है एसईसी की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे जो सीसी साहब हैं उन्होंने उसको चेयर किया, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को जो हमारी लगभग 27 साल बाद वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ी सारी चीज़ें निकल के आई, और जिस भी तरह की उनको असिस्टेंस है वो हम पूरी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मैं उनको आश्वस्त कराता हूँ। और हमारी 1-2 मीटिंग्स भी इस सिलसिले में, इलेक्शन कब होंगे ये जो है मैंडेट और जो प्रेरोगेटिव है सीसी का है। मुझे इसके बारे में कोई भी कमेंट करने का मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं रहेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।